गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण को, और उनमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम शुरू करेंगे हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के लिए हमें सबसे पहला जो शब्द पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ण। वर्ण क्या होता है, या वर्ण को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, या उसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या कहलाती है, तो हमें ध्यान रखना है वर्ण कहलाती है। अब ये वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णों के जो प्रकार हैं, वर्ण दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो वर्ण होते हैं, कुछ वर्णों को हम स्वर बोलते हैं और कुछ वर्णों को हम व्यंजन बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। आज हम केवल बात करने वाले हैं स्वर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं स्वर के बारे में। स्वर ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। क्या बोला मैंने? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को बोला जाता है स्वर। और ये स्वर कौन कौन से हैं, तो ये स्वर आपने सुना होगा, अ से लेके अह तक शब्दों को वर्ण बोला जाता है। अ से लेके अह तक के वर्णों को क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। कैसे? क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर हम अ को लिखेंगे, अ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भी ये अ ही आएगा। तो स्वर क्या है? ऐसे शब्द जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए हम व्यंजन लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे वर्ण कहलाते हैं व्यंजन। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए किसी और वर्ण की भी सहायता लेनी पड़े। किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़े। सर ऐसे क्या वर्ण हो सकते हैं? ऐसे क्या वर्ण हो सकते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता भी लेनी पड़े? ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? तो वो कहलाते हैं व्यंजन। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे अगर मुझे क लिखना है तो ये क को क नहीं लिखा जाता। क का अगर संधि विच्छेद करें तो ये क प्लस अ होगा। मतलब इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, जबकि यहाँ पे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ लिखूं गा, तो गा का क्या होगा? ग प्लस आ। जैसे मैं यहाँ पे मौ लिखूं तो मौ में भी क्या होगा? मौ प्लस ओ। तो किसी अन्य वर्ण की जरूरत पड़ रही है एक वर्ण को उच्चारित करने के लिए, जबकि यहाँ पे ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे वर्णों को हम स्वर बोलेंगे। यहां तक हमें बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं केवल और केवल स्वर की। आज हम पढ़ेंगे केवल स्वर।
तो स्वरों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वर को पढ़ने के लिए हमको उसके प्रकार पता होने चाहिए। आखिर स्वर कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो स्वर अगर कोई आपको पूछे कि कितने स्वर हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितने स्वर होते हैं, ये प्रश्न हो सकता है, कितने स्वर होते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि उच्चारण के आधार पे कितने स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पे बताइए स्वर कितने होते हैं। तीसरा पूछा जा सकता है, तीसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा, या तो पूछेगा कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं, या फिर पूछेगा कुल स्वर कितने हैं। देखिए, कुल स्वर, इन तीनों का ही उत्तर बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर आपसे स्वरों के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान देना है, अगर पूछे कितने स्वर होते हैं, यहां पे टोटल स्वरों की बात नहीं कर रहा, तो आपको आंसर लगाना है कितना, 11। कितने स्वर होते हैं, 11। अब उच्चारण के आधार पे पूछ ले तो आप बोलोगे 10। और अगर पूछ ले कि वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, या ऐसा पूछ ले कि कुल स्वर कितने होते हैं, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर होगा 13। सर कैसे होगा, तो चलिए समझते हैं। कितने स्वर होते हैं पूछा गया है सबसे पहले, तो आपको याद रखना है अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री भी को भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद ए, आई, ओ, और केवल औ तक ही, स्वरों को केवल औ तक ही बोला गया है, अंक और अह इसमें नहीं आते। तो ये तो हो गए हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कि कितने स्वर होते हैं, तो उसमें अंक और अह हम नहीं लगाते, क्योंकि उन शब्दों को, अंक और अह को बोला जाता है अयोगवाह शब्द। क्या बोला जाता है, अंक और अह को अयोगवाह शब्द वर्ण बोला जाता है। अयोगवाह मतलब जिसका कोई योगदान नहीं है, अयोगवाह। इसीलिए स्वरों में इसको नहीं लगाया जाता। अब अगर पूछ ले उच्चारण के आधार पे, तो उच्चारण के आधार पे अ भी रहेगा, आ भी, ई उ। लेकिन उच्चारण में री को हम काउंट नहीं करते हैं। तो उच्चारण के आधार पे अगर पूछा जाए, तो उच्चारण के आधार पे हमारे पास केवल और केवल शुद्ध वर्ण बचते हैं, जो कि 10 होते हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे, शुद्ध वर्ण कितने होते हैं, 10 होते हैं। तीसरी बात अगर पूछी जाए कि कुल वर्णमाला के अंदर कितने शब्द हैं या कुल कितने स्वर हैं, तब वहां पे आपको अ आ ई उ री को भी इंक्लूड करना है, ए आई ओ औ। और जो हमारे अयोगवाह शब्द थे यानी कि अंक और अह, वो भी इंक्लूड होते हैं वर्णमाला में या कुल स्वरों में। इसीलिए जो हमारा वर्णमाला में या कुल स्वरों की जो संख्या बोली गई है, वो बोली गई है 13। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है, तो कुछ प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद स्वरों के भेद पढ़ेंगे। यहां पे मैं प्रश्न लिखता हूं और आप इनका आंसर बताने की कोशिश करें, अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो। सबसे पहले स्वरों के भेद के बारे में बात कर रहा हूं मैं, स्वरों के भेद। तो स्वरों के कितने भेद होते हैं, अगर पूछा जाए कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो स्वरों में भेद में सबसे पहले है ह्रस्व स्वर, प्रकार को बोलते हैं भेद। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है भाई, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने में काफी कम समय लगे, जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करने में कम समय लगे, उच्चारित करने में कम समय लगे। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको उच्चारित करने में कम शब्द लगेंगे, उनको बोलेंगे ह्रस्व स्वर। तो कौन से शब्द हैं, देखिए अ,
क्या आ है? आ काफी समय लग रहा है। क्या ई है? छोटी ई बिल्कुल है। क्या छोटा ऊ है? इसमें भी कम समय लग रहा है, ऊ। और अगर बोला जाए री, तो री में भी कम समय लग रहा है। तो ह्रस्व स्वर हमारे पास केवल 4 हैं जिनको जल्दी बोला जा सके, उच्चारण में जिनकी जल्दीबाजी से बोला जा सके। अ आ ई, सॉरी आ को नहीं बोलेंगे, अ ई उ री, ये जल्दी बोले जाने वाले स्वर हैं। जिनको जल्दी बोला जा सके उनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और दूसरा जो भेद है वो है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर से नाम से ही हम समझ गए हैं, दीर्घ का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में काफी लंबा समय लगता है, जैसे आ, जैसे ई, जैसे ऊ, जैसे ए, जैसे ऐ, जैसे ओ, जैसे औ। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में काफी ज्यादा समय लग रहा है उनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। और ये दीर्घ स्वर कितने हैं हमारे पास? 7 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। तो 2 तरीके के स्वर तो हमने पढ़ लिए। अब एक और तरीके का स्वर होता है, एग्जाम में आ सकता है, इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय, जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे, ऐसे स्वर कहलाते हैं प्लुत स्वर। और सबसे ज्यादा समय कैसे वर्णों में लगता है? तो एक सब वर्ण सुना होगा आपने, ओम। तो ओम बोलने में काफी समय लगता है, इसीलिए इसको प्लुत स्वर। सबसे कम समय किसमें लग रहा है? ह्रस्व स्वर में। फिर दीर्घ ज्यादा समय किसमें लग रहा है? आ, ई। तो ज्यादा समय लगे उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? प्लुत स्वर के अंदर। तो ये थे हमारे कुछ स्वरों के भेद। और भी बहुत सारे स्वर हैं, तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं कि आखिर और कितने कितने भेद होते हैं स्वरों के। चलिए, अब हमने 3 तरीके के स्वर पढ़ लिए। चौथा अगर हम पढ़ना चाहें तो उसको बोल सकते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक का मतलब क्या है? अनुनासिक स्वर क्या है? अनुनासिक स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के समय नाक से आवाज आएगी। मुख्यतः इसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द आते हैं, इस तरीके से वाले। जैसे अनुनासिक का मतलब नाक से, तो आपने सुना होगा जब हम बोलते हैं आंख तो भी नाक से आवाज आ रही है। अगर मैं बोलूं 5 तो भी कहां से आवाज आ रही है? नाक से। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्र बिंदु जिन भी शब्दों के ऊपर लगेगा समझ जाना वो अनुनासिक है। वो क्या है? अनुनासिक है, नाक से आवाज आ रही है तो उनको बोलेंगे अनुनासिक शब्द। जैसे आंख, 5 और एक क्या हो सकता है? नाच भी हो सकता है। ऐसे स्वरों को बोलेंगे अनुनासिक स्वर जिनके अंदर नाक से आवाज आए। अगले कुछ स्वर होते हैं जिनको बोलते हैं अनुनासिक स्वर। के बाद हम पढ़ने वाले हैं एक और स्वर जिसको बोला जाता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार शब्द क्या होते हैं या वर्ण क्या होते हैं? अनुस्वार वर्ण ऐसे वर्ण हैं, ध्यान दो, अनुस्वार वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए अंक की मात्रा का यूज करना पड़े। अनुस्वार के अंदर वो शब्द आएंगे जिनमें अंक की मात्रा यूज हुई हो, जैसे कंठ, जैसे दंड। ऐसे वर्ण जिनमें अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ हो उनको बोलते हैं अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार स्वर उनको बोला जाता है। और अंतिम आपने पढ़ा होगा अयोगवाह में क्या आता है? ऐसे वर्ण जिसके अंदर अंक हो या फिर अह हो, ऐसे शब्द जिनमें आते हैं तो उनको बोला जाता है अयोगवाह स्वर। क्या बोलते हैं ऐसे वर्णों को? ऐसे स्वरों को बोला जाता है अयोगवाह स्वर। चलिए कुछ और भेद पढ़ लेते हैं वर्णों के। तो आपको पता होना चाहिए हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोला और कुछ स्वरों के भेद पढ़ लिए अभी तक। ये तो स्वरों के भेद थे, समय के आधार पे या कुछ अलग तरीके से। तो हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर,
अनुनासिक स्वर, अनुस्वार स्वर या फिर अयोगवाह और प्लुत स्वर हमने देख लिया। अब अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पे स्वरों की जो संख्या है, अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पे स्वरों की संख्या या फिर स्वरों कितने तरीके के होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे एक तो होते हैं मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पे मूल स्वर, मूल स्वर का मतलब ऐसे स्वर जो दूसरे स्वरों के मेल से ना बने हों। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था वैसे ही कुछ है, जिनमें दूसरे स्वरों का मेल ना हो, दूसरे स्वरों का मेल ना हो। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनमें दूसरे स्वरों का मेल ना हो, उनको बोलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी दूसरे वर्ण का यूज ना किया गया हो। जैसे अ के लिए, अ अपने आप में एक पूर्ण वर्ण है, तो इसको बोलने के लिए या फिर ई को बोलने के लिए, ऊ को बोलने के लिए या फिर री को बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण या अन्य स्वर की हेल्प नहीं ली जाती, उनको बोलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब जिनको बोलने के लिए दूसरे स्वरों को का मेल ना हो, जिनमें दूसरे स्वरों का मेल ना हो, और अपने आप में एक पूरा वर्ड है। जबकि दूसरे तरीके के जो स्वर हैं उनको बोला जाता है संधि स्वर। संधि का मतलब आप समझ गए होंगे, जो दूसरे वर्णों के मेल से बने हों, ऐसे वर्ण जिनमें दूसरे वर्णों का मेल हो, दूसरे वर्णों का मेल हो। वर्ण मतलब स्वरों की बात कर रहे हैं हम, केवल स्वरों की। तो ऐसे वर्ण जिनमें दूसरे स्वरों का मेल हो, मतलब जैसे अगर मैं लिखना चाहूं आ, तो ये आ किस किस से बना है, अ और ओ से मिलके बना है। अगर मैं लिखना चाहूं ऊ, बड़ा ऊ किससे मिलके बना है, तो मैं कह सकता हूं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इन दोनों ने मिलके बड़े ऊ को बनाया है। अगर मैं बोलना चाहूं बड़ी ई, तो बड़ी ई को बनाने के लिए दो छोटी ई ने काम किया, तब जाके हमारा बड़ी ई बन गई। इनको बोलते हैं संधि स्वर। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ओ प्लस ई, ओ प्लस छोटी ई, तो ये बन गया ए। अगर मैं कहूं ओ प्लस बड़ी ई, तो ये बन गया ऐ। अगर मैं बोलूं कि आ के साथ ओ की बात अगर करें, आ के साथ अगर बात करें ओ की, तो ये बन गया औ। क्या बन गया ये, औ। ओ प्लस ई को हमने ए बोला, ओ प्लस ए को हमने क्या बोला, सॉरी आ प्लस ई को बोलेंगे हम ऐ। आ प्लस ई को क्या बोलेंगे, ऐ बोलेंगे। तो आपको दो तरीके से संधि दिख रही होगी। मैंने बोला जिनमें दूसरे स्वरों का मेल हो, ऐसे स्वर जिनमें जो दूसरे स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे आ को बनाने के लिए हमें दो ओ चाहिए, ऊ को बनाने के लिए दो छोटे ऊ चाहिए, और ऐसे ही ई को बनाने के लिए दो छोटी ई चाहिए। यहां पे तो हमको दिख रहा होगा कि ये एक समान है, दोनों वर्ण एक समान है। तो जो वर्ण एक समान होते हैं, संधि स्वर में जो वर्ण एक समान वर्णों से मिलके दूसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, ऐसे वर्णों को बोला जाता है दीर्घ संधि स्वर। ऐसे वर्ण जो क्या कहलाते, सेम टू सेम वर्ण से मिलके बने रहते हैं, तो इनको बोला जाता है दीर्घ संधि स्वर, जिसमें एक समान मात्रा में एक समान वर्ण मिल रहे हैं, अ और ओ मिल रहे हैं, ऊ और ऊ, ई और ई एक समान है, इसीलिए इनको दीर्घ संधि स्वर बोला जाता है। जबकि दूसरी, जब एक वर्ण और दूसरा अलग वर्ण है, तो इनके लिए यूज किया जाता है दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त स्वर। क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त स्वर।
संयुक्त स्वर या संयुक्त संधि स्वर, क्या बोलेंगे? संयुक्त संधि स्वर बोला जाएगा ऐसे वर्णों के लिए जिसमें दो स्वर मिल तो रहे हैं, तीसरे का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों वर्ण अलग अलग हैं, तो इनको बोला जाता है संयुक्त संधि स्वर। जबकि ऐसे वर्ण जो एक समान वर्णों से मिलके बना रहे हैं किसी अन्य वर्ण को, इनको बोला जाता है दीर्घ संधि स्वर। मतलब संधि स्वर दो प्रकार का होता है। संधि स्वर जिसमें दूसरे स्वरों का मेल हो, तो दूसरे स्वरों का तो मेल है, ये आ है तो यहाँ ओ मिलके आ बना रहा है, अलग ही है बिल्कुल, ओ और ई मिलके ए बना रहा है। ये दोनों ही संधि स्वर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन संधि स्वर में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे संधि स्वर जिनमें दोनों वर्ण आपस में एक जैसे हों, और एक ऐसे संधि स्वर जिसमें एक वर्ण अलग हो, दूसरा वर्ण अलग हो, और उनका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कुछ अलग हो, उत्पाद कुछ अलग हो, तो उसको बोला जाता है संयुक्त संधि स्वर। तो ये तो हमने पढ़े उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पे दो स्वर होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर का मतलब जिनको बनाने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता ना लेनी पड़े, जैसे अ, ई, उ और री। और संधि स्वर जिसमें दो, एक या ज्यादा वर्णों का यूज हुआ हो, ठीक है, जैसे आ, ए, आई, ओ, ये सारे संधि स्वर में आते हैं। संधि स्वर के अंदर दो चीजें पड़ी, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर, जिसमें एक समान वर्ण मिलके तीसरे वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। दो एक समान वर्ण मिलके तीसरे नए वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, उनको बोला दीर्घ संधि स्वर। जिसमें दो अलग अलग वर्ण मिलके तीसरे वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, उनको बोला संयुक्त संधि स्वर। उसके बाद हम बात करते हैं जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। जिह्वा, जिह्वा के उत्थापित, जिह्वा के उत्थापित का मतलब क्या है? उत्थापित भाग मतलब जीभ का कौन सा वाला भाग टच होगा, तब हम उसके हिसाब से स्वरों को डिवाइड करते हैं। अगर पूछा जाए कि अग्रस्वर क्या होगा और किसके अंदर आएगा, तो जीभ के टच होने के हिसाब से हमने स्वरों को अलग डिवाइड किया है। पहले वाला उत्पत्ति वाला था, ये है जिह्वा के उत्पादित आधार पे, मतलब जीभ का कौन सा वाला पार्ट टच होगा। अगर पूछा जाए कि अग्र स्वर क्या होते हैं, तो आपको बोलना है ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनको बोलने में जीभ के अग्रभाग का यूज हो, जिसमें जीभ के अग्रभाग का इस्तेमाल हो या उपयोग हो, जीभ के अग्रभाग का इस्तेमाल हो या फिर उपयोग हो, उसको बोलते हैं अग्रस्वर। कौन कौन से होते हैं अग्रस्वर? तो आपको याद रखना है छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने के लिए जीभ के अगले हिस्से का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य स्वर क्या होते हैं, तो जिनमें मिडिल वाला पार्ट जीभ का मध्य भाग इस्तेमाल हो, केवल लिख रहा हूं मैं मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग उपयोग हो, तो जीभ के मध्य भाग को उपयोग केवल एक ही स्वर बोलने में किया जाता है, वो है अ। अ बोलने के लिए मध्य भाग का यूज करते हैं, तो मध्य स्वर केवल एक ही है। अगर पूछा जाए पश्च स्वर क्या होते हैं, क्या होते हैं पश्च स्वर पूछे जाए, तो बात करते हैं पश्च स्वर की। पश्च स्वर में क्या क्या आ जाएगा? आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने के लिए जीभ के पश्च भाग का उपयोग हो रहा है, इसीलिए इनको बोला जाता है पश्च स्वर। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पे हमारे पास तीन तरीके के स्वर हैं, मतलब जीभ कहाँ कहाँ पे टच होगी। अगर आपके बोलते समय या उच्चारित करते समय जीभ का अग्रभाग टच होता है, तो ई, ए, आई, ये ऐसे शब्द हैं। मध्य स्वर का मतलब है जब आपकी जीभ के मध्य भाग में टच हो रहा है या स्पर्श हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मध्य भाग, तो वो होगा हमारा अ। बात करेंगे पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर का मतलब है जिसमें जीभ का पश्च वाला भाग
टच होता हो, जैसे आ, उ, ओ और औ, ऐसे वर्ण कहलाते हैं पश्च स्वर, ऐसे स्वर कहलाते हैं पश्च स्वर। अब अगला एक और डिवाइडेशन है, यानी कि टाइप है स्वरों का। अगला टाइप है मुखाकृति के आधार पे स्वर, मुखाकृति के आधार पे। तो अगला है हमारा मुखाकृति के आधार पे स्वर, मुखाकृति के आधार पे। तो मुखाकृति के आधार पे कौन कौन से स्वर हो सकते हैं? एक तो होता है संवृत स्वर। संवृत का मतलब क्या है? संवृत का मतलब है कि संवृत का मतलब है अगर आपका जो मुंह है वो बहुत कम खुला है, मुंह कम खुलेगा तो उसको बोलेंगे संवृत। मुंह कम खुलेगा मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, जैसे ई, उ, उ, इसमें हमारा जो मुंह खुल रहा है वो काफी कम खुल रहा है, तो ऐसे वर्णों को बोलेंगे, ऐसे स्वरों को बोलेंगे संवृत स्वर। अगला आता है संवृत का अपोजिट विवृत स्वर। विवृत स्वर, तो संवृत का उल्टा है विवृत। संवृत का उल्टा क्या है? विवृत। ऐसे ऐसे स्वर जिनमें जो मुंह खुलेगा वो मुंह ज्यादा खुलेगा, मुंह ज्यादा खुलेगा। ऐसे स्वर जिनको बोलने में मुंह ज्यादा खुलेगा उनको बोलते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर केवल एक होता है, जैसे आ, तो इसमें आपका पूरा मुंह खुल रहा है ना, तो ऐसे स्वरों को बोलेंगे विवृत स्वर। तीसरी बात अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब क्या है? अर्ध संवृत का मतलब क्या है? ऐसे स्वर जिनमें जो मुंह है वो संवृत से ज्यादा खुले। देखो संवृत में तो मुंह कम खुला, लेकिन अर्ध संवृत का मतलब है मुंह इसमें किससे ज्यादा खुलेगा? संवृत से ज्यादा मुंह खुलेगा। मुंह संवृत से ज्यादा खुलेगा। जैसे संवृत में तो बहुत ही कम खुलता था, अब यहां पे ए, ओ, ए और ओ इनमें थोड़ा ज्यादा खुल रहा है, तो ए और ओ को हम अर्ध संवृत बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि अर्ध विवृत कौन से स्वरों को बोला जाए? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत स्वर वो होते हैं जो विवृत से कम खुलेंगे, विवृत से थोड़ा कम खुलेंगे। विवृत से, विवृत के अंदर क्या हो रहा था? विवृत का मतलब मुंह बहुत ज्यादा खुल रहा था, तो विवृत से अगर कम मुंह खुल रहा है तो उसको बोलते हैं अर्ध विवृत। यहां पे है मुंह ज्यादा खुल रहा है। संवृत का मतलब उल्टा है, संवृत में हमने बोला मुंह कम खुलेगा, अर्ध संवृत में मुंह ज्यादा खुलेगा। विवृत के अंदर मुंह ज्यादा खुलेगा, लेकिन अर्ध विवृत के अंदर विवृत से कम खुलेगा। क्या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? तो आपको याद रखना है अ, आई, ओ। ऐसे शब्द अ, आई और ओ ये कहलाते हैं अर्ध विवृत। जिसमें विवृत से कम खुलेगा मुंह उसको बोलेंगे अर्ध विवृत। ये तो था हमारे मुखाकृति के आधार पे। थोड़े कुछ और बचे हैं उनको भी कर लेते हैं। अब ओष्ठाकृति के आधार पे, अभी तो ये मुख के आधार पे थे, अब बात करते हैं ओष्ठा। ओष्ठा जो शब्द है इसको बोला जाता है, होठों के लिए यूज होता है, होठों के लिए यूज किया जाता है ओष्ठाकृति। मतलब होठों की आकृति के आधार पे स्वर का डिवाइडेशन। अब कैसे होगा इनको भी समझ लेते हैं, ओष्ठों के आधार पे क्या क्या है। तो ओष्ठों के आधार पे तो दो ही हैं, एक तो है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और एक है अर्धवृत्ताकार। ऐसे स्वर जिनको बोलने में, उच्चारण में होठों का आकार गोल हो। होठों का आकार कैसा हो? ओष्ठ लिखता हूं मैं,
ओष्ठों का आकार, ओष्ठों का आकार ऐसे शब्दों को बोलने में या ऐसे स्वरों को बोलने में कैसा होगा? गोल होगा। उनको बोलेंगे वृत्ताकार। जैसे मैं बोलूं ऊ, तो गोल हो रहे हैं होंठ, तो ऊ बोल दिया हमने। अगर मैंने बड़ा ऊ बोला तो भी गोल है, अगर मैंने ओ बोल दिया तो भी, और औ बोल दिया तो भी आपके होंठों का जो आधार है वो गोल हो रहा है। अगर मैं बोलूं होठों का आकार गोल नहीं है तो ये अर्धवृत्ताकार नहीं है, अवृत्ताकार है। क्या है? अवृत्ताकार का मतलब यहाँ पे होंठ गोल नहीं होंगे। ऐसे शब्द जहाँ पे जो ओष्ठ हैं, ओष्ठ का मतलब होंठ, ओष्ठ का आकार गोल ना होगा, गोल नहीं हो, उसको बोलते हैं अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का मतलब क्या है? जिन स्वरों को बोलने के लिए आपके होंठों को गोल करने की जरूरत ना हो। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? जैसे अ बोलने के लिए जरूरत नहीं है, ना ही आपको आ बोलने के लिए अपने होंठों को गोल घुमाने की जरूरत है, ना ही आपको ई बोलने के लिए जरूरत है, और ना ही बड़ी ई बोलने के लिए जरूरत है। इन शब्दों को बोलने के लिए आपके पास नहीं है जरूरत, और ए और आई के लिए भी आपको बिल्कुल गोल अपने होंठों को बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वर्णों को बोलते हैं अवृत्ताकार वर्ण। क्या बोलते हैं ऐसे वर्णों को? अवृत्ताकार वर्ण। अब लास्ट और अंतिम कर लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब है कि आवाज कहां से निकल रही है। स्वरों का डिवाइडेशन उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान है, एक तो हमने केवल उच्चारण वाला पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान का मतलब क्या है? कुछ ऐसे शब्द जो हमारे गले से निकलते हैं तो उनको कंठ स्वर बोलेंगे। कुछ ऐसे वर्ण जो हमारे ताल से निकलेंगे, मतलब तालु का जीभ वाले पार्ट पे टच होके निकलेंगे, तो वो कहलाएंगे ताल। जिनको बोलने में आपकी जीभ मुड़े उनको बोला जाता है मूर्धन्य। क्या बोलेंगे उनको? मूर्धन्य स्वर बोला जाएगा। जिनको बोलने में होंठों का यूज हो तो उनको ओष्ठ शब्द बोला जाएगा, ओष्ठ वर्ण बोला जाएगा। जिनको बोलने के लिए कंठ प्लस होंठ, कंठ ओष्ठ शब्द का यूज हो रहा है, कंठ ओष्ठ शब्द का यूज हो रहा है, तो समझ जाना है गले के साथ साथ होंठों का भी इस्तेमाल, वो कहलाएगा कंठ ओष्ठ। अगला, अगर बात करें हम कंठ और ताल की, ऐसे शब्द जिनको बोलने के लिए कंठ और साथ साथ ताल की भी जरूरत पड़े तो उनको बोला जाता है कंठ ताल स्वर। तो कंठ से कौन कौन से स्वर निकलते हैं तो आपको याद होना चाहिए। कंठ से एक बार बोल के देखिए। अ बोलने के लिए आपको किसी भी मुंह को घुमाना नहीं पड़ेगा, या फिर केवल गले से जो आवाज निकल जाएगी ओ और आ है। अब जीभ को टच करके जो आवाज आएगी आपकी वो कहलाएगी ई और ई। अगर पूछा जाए ऐसा वर्ण, ऐसा स्वर बताओ जिसमें मुड़ रहा है आपकी जीभ, तो आपको बोलना है री। अगर बोला जाए होंठों से कौन सा वर्ड बोला जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है होंठों के लिए तो ऊ और बड़ा ऊ है। अगर पूछा जाए कि कंठ और होंठों को लगा के कौन सा वर्ड बोल सकते हो आप, तो आपको ध्यान रखना है कंठ के लिए कौन सा वर्ड था? ओ। कंठ से हम ओ बोल पा रहे थे और ओष्ठ वाले से ओ की बात कर रहे हैं, ओ प्लस ओ। तो ओ हम जो वर्ण बोल पाते हैं वो कंठ ओष्ठ शब्द है। ओ प्लस कंठ से कौन सा था? ओ प्लस ओष्ठ से कौन सा था? ऊ था। तो एक तो हमने गले से बोला और एक बोला हमने होंठों से, तो ये कौन सा कंठ ओष्ठ शब्द कहलाता है? ओ। ओ क्या है? कंठ ओष्ठ है, जिसमें कंठ का आवाज भी है और होंठों की आवाज भी है। इसके अलावा कंठ ओष्ठ में ही आपका ओ और बड़ा ऊ आएगा जो कि बनाएगा आउ। जो क्या बनाएगा? आउ बनाएगा। आउ, आ प्लस ऊ होगा, आ प्लस ऊ होगा ये, ठीक है। आ प्लस ऊ बोला जाएगा हमारा आउ। तो ये तो हो गया गले से और होंठों से बोले जाने वाले शब्द। कंठ ताल में क्या आएगा?
कंठ ताल में, जिसमें गला कंठ में तो है अ और इसके अंदर है ई, अगर इन दोनों को एक साथ अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी जो ध्वनि निकलेगी वो होगी ए। अगर मैं बात करूं आ और बड़ी ई को मिला दिया जाए तब क्या बनेगा, मतलब ये तो निकला हमारे कंठ से आ और ई निकला हमारे ताल वाले से, तो ये बन जाएगा आई। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो गले का और तालुका का जहां पे इस्तेमाल हो रहा है ऐसे स्वरों को हम बोलेंगे कंठ ताल्य स्वर। क्या बोला जाएगा ऐसे स्वरों को, कंठ ताल्य स्वर। तो आज हमने पढ़ा स्वरों के बारे में, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि अगले वाले लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में, विस्तृत रूप से बात करेंगे। धन्यवाद।